पहला सौदा में आप सबका स्वागत है। बाजारों के खुलने की तैयारी प्री ओपनिंग सेशन में और शुक्रवार के सेशन में उतार चढ़ाव के बीच शांत क्लोजिंग होती देखी हमने। सेंसेक्स की 5 अंक नीचे, निफ्टी की 2 अंक ऊपर। आज एशियाई बाजार में धीरे धीरे मजबूती बेहतर होती हुई दिख रही है। हांगकांग के बाजार अब ½% के गेंस के साथ, हालांकि एसजेएक्स निफ्टी एकदम शांत संकेत देता हुआ शुरुआत के कोई खास रुझान तेजी या मंदी की तरफ नजर नहीं आ रहा। देख रहा होगा ग्लोबल मार्केट्स की मजबूती और एफआईएस की कैश मार्केट की खरीदारी क्या कुछ पॉजिटिव रुझान दिखाती है या फिर वायदा कारोबार के आंकड़े बाजार में कमजोर शुरुआत करने के आसार दिखाते हैं। पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आती हुई सेंसेक्स और निफ्टी पर। यहां पर शुरुआत होती दिख रही है पॉजिटिव 100 अंक ऊपर सेंसेक्स है, लेकिन निफ्टी महज 1 अंक ऊपर है। निफ्टी पर कुछ स्टॉक्स अब 33 अंक ऊपर, कुछ स्टॉक्स जो एक्शन में एनएमडीसी 3.5% ऊपर, एनटीपीसी 2.5% ऊपर, ल्यूपिन, बजाज ऑटो जैसे शेयरों में 2% से ज्यादा की तेजी बनती हुई नजर आएगी आपको इस वक्त। डॉक्टर रेड्डीज 1.5% नीचे है और एचडीएफसी 1% नीचे, जिन्होंने अपनी होम लोन्स पर रेट्स घटाई हैं। रुपए की शुरुआत होती हुई दिख रही है 2 पैसे कमजोरी के साथ, कोई खास बदलाव नहीं। 62.33 यह है लेवल, 62 से 63 यह है रेंज रुपए की, और खबरों के दम पर इसी रेंज के बीच रुपया ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन कुछ टिक्स पॉजिटिव साइड पर जरूर नजर आ रही है इस वक्त बाजार में। चलिए आगे बढ़ते हैं और फोकस कुछ स्टॉक्स पर जहां पर एक्शन आज हो सकता है, देखने को मिल सकता है। उससे पहले एक बैंक निफ्टी पर राय लेना चाहता हूं। आशीष, बाजार के अपसाइड को लिमिट कर रहा है बैंक निफ्टी बार बार। कभी कभी ऐसा लगता है कि एक कहीं शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश खरीदारी के संकेत आ रहे हैं। हमने 2.5% की बड़ी उछाल भी पिछले हफ्ते एक ही दिन में देखी, फिर से ऊपर के लेवल पर दबाव आ जाता है। क्या करना चाहिए बैंक निफ्टी में? क्या कमजोरी अभी भी है? और जब आप निफ्टी पर कह रहे हैं कि पॉजिटिव रुझान है, निफ्टी खरीदें, बैंक निफ्टी शॉर्ट करें? देखिए जी, पेयर ट्रेड के लिए डेफिनेटली निफ्टी लॉन्ग, बैंक निफ्टी शॉर्ट कुछ 2-3 दिनों के लिए बिल्कुल किया जा सकता है और उसमें गेन होने के ज्यादा चांसेस है। बट जहां तक के बैंक निफ्टी का भी सवाल है, मैं समझता हूँ एक बेस फॉर्मेशन जब बनता है तो डेफिनेटली थोड़ा समय लगता है, क्योंकि काफी जो ट्रेडर्स अभी तक स्टक थे लास्ट 1-1.5 महीने के अंदर में स्टॉक्स जैसे कि एसबीआई, पीएनबी, बैंक बड़ौदा, वो जब अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं कि स्टॉक्स 4-5% नीचे से ऊपर आ चुके हैं, तो वो लोग एग्जिट होने की कोशिश कर रहे हैं और जिसके चलते ये दबाव हमें देखने को मिल रहा है। बट कहीं ना कहीं बाइंग इंटरेस्ट स्टॉक्स में बना हुआ, और हम देख रहे हैं कि काफी इंस्टीट्यूशन साइड में भी एक बैंकिंग के अंदर में वापस एक इंटरेस्ट आता हुआ देखने को मिल रहा है। खासतौर पे फ्रंट लाइन पीएसयू बैंक जैसे कि एसबीआई हो गया, बैंक बड़ौदा हो गया, पीएनबी हो गया, इनके अंदर में एक इंटरेस्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में यस बैंक और एक्सिस बैंक, इन 2 काउंटर्स के अंदर में काफी इंटरेस्ट हमें देखने को मिल रहा है, जिसके चलते मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी एक रेंज में ट्रेड करेगा। 18,650-700 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बैंक निफ्टी फ्यूचर्स के लिए रहेंगे, और जब तक ये सपोर्ट लेवल्स ब्रीच नहीं होते तब तक के मुझे लगता है कंसोलिडेशन कंटिन्यू रहेगा। वंस इट क्रॉसेस 18,950 काइंड ऑफ लेवल्स, मुझे लगता है एक स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग उस समय देखने को मिलेगी, जो इसको कम से कम 19,200 से 19,300 के लेवल तक लेके आ सकती है। ओके, तो यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली रहेगी ट्रेड की बैंक निफ्टी में। लेकिन कुछ और पॉकेट्स जो रेडार पर रहेंगे, उसमें एलएनटी का शेयर आपके लिए हाजिर करेंगे। एलएनटी ने करार किया है अरेवा के साथ, और ये रहेगा जैतापुर न्यूक्लियर प्लांट के लिए। यहाँ पर माना यही जा रहा है कि इसमें न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भी इन्वॉल्व्ड है, मैन्युफैक्चरिंग करने वाली है, और कुछ फॉर्जिंग्स अरेवा से ली जाएगी एलएनटी की ओर से। एक जेवी के तहत यहाँ पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ज्यादा होने वाला है। अविनाश, एक बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि न्यूक्लियर स्पेस तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन सीएलएसए, मॉर्गन स्टैनली जैसी कंपनियां भी कह रही हैं कि एक बहुत बड़ा किकर रहेगा आगे, और भी ईपीसी ऑर्डर्स मजबूत होते हुए दिखाई देंगे। आपका कॉल क्या है एलएनटी पर? आई थिंक फिलहाल तो हर्षदा, आई थिंक अगर हम Q4 के रिजल्ट्स को छोड़े तो क्लियरली FY 16 और 17 के लिए हम समझते हैं कि जो भी मैक्रो रिकवरी इंडिया में आएगी, क्लियरली इसका फायदा एलएनटी को मिलेगा। एलएनटी के पास इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा डिफेंस में भी काफी बड़ा एक्सपोजर है, तो आई थिंक क्लियरली बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। हालांकि अभी की प्राइस ट्रेंड हम देखें तो शेयर थोड़ा भाग चुका है, लेकिन अगर हम नेक्स्ट 1.5-2 साल का व्यू ले तो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में शायद ये सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होगा, और इसमें अर्निंग्स विजिबिलिटी हमको क्लियरली FY 16 और 17 के लिए दिख रही है। तो आई थिंक डेफिनेटली मीडियम टू लॉन्गर टर्म प्रोस्पेक्ट्स लुक गुड। मीडियम से लॉन्ग टर्म के लिए ये एक बेहतर हो सकता है। लेकिन वायदा कारोबार के 3 स्टॉक, जीएसपीएल, अदानी पावर और जीएमआर इंफ्रा, जो कॉल ब्लॉक एलोकेशन में जो कुछ भी ब्लॉक्स इन्होंने खरीदे हैं, उन पर एक शायद फिर से रिव्यू की बात, ये इस तरह की खबरें आती हुई दिख रही मीडिया में। हालांकि ये सोर्स बेस्ड न्यूज है, पक्का नहीं कहा जा सकता है। इनको सीसीआई के पास भेजा जा सकता है अप्रूवल के लिए, ये खबरें आ रही है। क्या इन 3 स्टॉक्स में कहीं कोई शॉर्ट पोजीशन बनाने के मौके दिखते हैं इस खबर के दम पर, या फिर गिरावट में खरीदारी करेंगे?
अनिल जी देखिए, स्ट्रेंथ तो क्लियरली जीएमआर इंफ्रा में देखने को मिली थी, क्योंकि काफी एक स्ट्रांग बिल्डअप भी हमें देखने को मिला, प्राइस के टर्म्स में भी एक्शन मिला, और वॉल्यूम्स लास्ट 4-5 दिनों से वॉल्यूम्स ऑलमोस्ट 2 से 3 गुना ज्यादा वॉल्यूम्स हमें देखने को मिले। तो मुझे लगता है कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी हम जीएमआर इंफ्रा के अंदर में रिकमेंड करेंगे, जहां पे मुझे लगता है डाउन साइड जो है वो प्रोटेक्टेड है टुवर्ड्स 16.80 लेवल्स। तो कोई भी डिप जो इसको 18-20 तक लेके आती है, वहां पर एक लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। मुझे लगता है आने वाले 2 से 3 हफ्तों में ये स्टॉक 22 से 23 तक के लेवल्स दिखा सकता है। तो ओवरऑल इन तीनों काउंटर्स में मुझे लगता है जीएमआर इंफ्रा बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी के साथ में प्ले किया जा सकता है। ओके, तो यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी है, लेकिन देखना होगा इन खबरों का कितना असर इन स्टॉक्स पर पड़ेगा। इसके अलावा हमने देखा है कुछ और एक्शन जो हुआ है ओवर द वीकेंड, जो बड़ी डील फ्रांस के साथ हमने क्लॉक की है रफाल फाइटर जेट्स के लिए, और उसकी हम सप्लाई जल्दी आते हुए देखेंगे। अविनाश, इसका इम्पैक्ट क्या रहेगा, क्योंकि अनुमान यही लगाया जा रहा था कि बीएल जैसी कंपनियों के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है गोइंग फॉरवर्ड हाल के साथ मिलकर ऐसे जेट्स पर काम करे। क्या वो लूज आउट करते दिखाई देंगे? क्या यहाँ पर दबाव आएगा स्टॉक में आज फिर? आई थिंक मैं समझता हूं कि बीएल के पास ऑलरेडी अच्छी ऑर्डर बुक है। आई थिंक रफाल के साथ का डील लोग ये मान रहे हैं कि शायद थोड़ा सा इम्पैक्ट इनके बिजनेस पे पड़े, लेकिन आई थिंक अदर अपॉर्चुनिटीज है। बीएल काफी क्रिटिकल कंपोनेंट्स डिफेंस सेक्टर के लिए बनाती है, तो आगे चल के मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट ये भी चाहेगी कि जो मेक इन इंडिया का प्रोग्राम है उसमें कहीं ना कहीं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को रोल प्ले करने को मिले, और सिंस ये गवर्नमेंट कंपनी है, क्लियरली जो फर्स्ट राइट होगा मेरे ख्याल से प्रेफरेंस का, वो शायद बीएल को मिलेगा। तो आई वुड से दैट शॉर्ट टर्म में सही थोड़ा सा प्रेशर स्टॉक पे आ सकता है, क्योंकि क्लियरली थोड़ा सा आउटसोर्सिंग की अपॉर्चुनिटी शायद बाद में आएगी, लेकिन लॉन्गर टर्म प्रोस्पेक्ट्स डेफिनेटली बीएल के लिए अभी भी काफी अट्रैक्टिव है। ओके, सांघवी मूवर्स मानस, इस स्टॉक के चार्ट पर आपसे राय लेना चाहता हूं, क्योंकि शुक्रवार के सेशन में बड़े सौदे होते नजर आए थे इस स्टॉक में, और 261 रुपए पर ट्रेड हुआ था। हमने सुबह रिपोर्ट भी किया था, और उसके बाद अभी ये जो डिटेल्स आती दिख रही है, रिलायंस म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, सुंदरम म्यूचुअल फंड्स, ये सारे डोमेस्टिक फंड्स हैं, यानी यहाँ इन सारे फंड्स ने दमदार खरीदारी की है। स्टॉक आज फिर से पॉजिटिव शुरुआत के संकेत दे रहा है। क्या करना चाहेंगे? क्या खरीदारी का मौका दिखता है चार्ट पर वॉल्यूम और प्राइस एक्शन के लिहाज से? देखिए, ऑलरेडी हम एक बड़ी रैली देख चुके हैं स्टॉक में, और मैं समझता हूं कि डेफिनेटली अप ट्रेंड तो स्टॉक में शायद आने वाले टाइम में बना रहेगा, लेकिन अगर फ्रेश खरीदारी करनी है तो वो गिरावट पे ही करनी पड़ेगी। और स्टॉक के जो लोअर सपोर्ट्स हैं अराउंड 280 से लेकर 260 तक, इस रेंज में ही आपको लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करनी है। और मैं समझता हूँ 2008 के जो स्टॉक के हाईज हैं 324-325 के आसपास, वो पोटेंशियल टारगेट्स रहेंगे। तो गिरावट में बाई करें, और उस केस में अपना स्टॉप लॉस 250 के नीचे रखें। ओके, 250 के नीचे स्टॉप लॉस रखें, और यहाँ पर ट्रेड के लिए एक अच्छा मौका है, तेजी की जा सकती है स्टॉक में। 306 पर ये फिलहाल प्री ओपन सेशन में मूव्स दिखा रहा है 5% की तेजी के। लेकिन दूसरे कौन से काउंटर्स हैं जहां पर आज ट्रेड का मौका है? पूजा हमारे साथ है बताने के लिए। पूजा जी, आज सारे ही कॉल्स में खरीदारी करने की राय देखने को मिल रही है। शुरुआत करते हैं पहले कॉल से। इंद्रनारायण बिस्वास ने ब्रिटानिया में खरीदारी करने की राय दी है। वीकली चार्ट्स पर इनका मानना है कि हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, और तमाम टेक्निकल इंडिकेटर्स भी बुलिश हैं, तो अगले 3 दिनों में 2420 तक के लक्ष्य इस काउंटर में देखने को मिल सकते हैं। दूसरा कॉल है राजेश सरपुते का। इन्होंने यूनियन बैंक में खरीदारी करने की राय दी है। ओवरसोल्ड एरिया में है ये स्टॉक, 155 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और यहाँ से 170 तक के लेवल्स इस काउंटर में अगले 3 से 4 दिन में देखने को मिल सकते हैं। अगले 2 कॉल्स के लिए हमारे साथ बने हुए हैं मानस जायसवाल। गुड मॉर्निंग मानस, बताइए आज आपके 2 टॉप पिक्स कौन से होंगे? गुड मॉर्निंग पूजा। पहला तो RNRL ग्रुप से ही होगा, आर पावर को बाय करेंगे। उसका रीजन ये है कि करीब 1-1.5 महीने से देखिए तो RSI पे आपको पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखेंगे, और जिस तरह का ब्रेकआउट, जिस तरह का एक्शन हमें फ्राइडे के सेशन में हुआ है, उसको देख के ऐसा लगता है कि शायद यहाँ से रिकवरी और बढ़ेगी। स्टॉक 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हुआ है, तो मैं समझता हूँ 67 जो कि इसका 200 डे मूविंग एवरेज है, वो टारगेट सेट करके चलें। स्टॉप लॉसेस 59 के रहेंगे। और दूसरा स्टॉक वोल्टास रहेगा, जहां पर पहले ही हम हाई टॉप्स हायर बॉटम्स करीब 240 के लेवल से बनते हुए देख रहे थे, बट लास्ट सेशन में 300 के ऊपर स्टॉक निकला है, जो कि एक क्लियर ब्रेकआउट दिखता है। वॉल्यूम बेहतर थे, तो यहाँ पर भी डिसेंट अप मूव देखने को मिल सकता है। 325 तक के टारगेट सेट करके चलें, 297 के स्टॉप लॉस रखें। थैंक यू मानस। आखिरी कॉल में अल्पेश पूजा BPCL में खरीदारी करने की राय दे रहे हैं। 820 के लेवल के ऊपर एक ब्रेकआउट देखने का यहाँ पर अनुमान है, और 840 तक के लेवल्स इस काउंटर में अगले 2 दिनों में देखने को मिल सकते हैं। सारे ही कॉल्स में आज जानकार तेजी करने की राय दे रहे हैं।
तो सारी जगह खरीदारी के मौके अब भी दिख रहे हैं हमारे एक्सपर्ट को। शुक्रिया पूजा, ये सारे अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। कुछ और स्टॉक्स जहां पर एक्शन साफ तौर पर नजर आ रहा है और उन पर राय ली जाए। श्रीराम ईपीसी ट्रैक करते हैं आप अविनाश इस स्टॉक को? जहां पर खबरें आ रही कि 313 करोड़ की रिस्ट्रक्चरिंग को बोर्ड ने मंजूरी दी है। क्या लगता है अब इस तरह की काफी खबरें कंपनियों में आ रही है और उसके दम पर शेयर में एक अच्छी तेजी भी दिखती है, क्या एक सिर्फ ट्रेडिंग का मौका है या फिर खरीदारी की जा सकती है निवेश के लिहाज से? मेरे ख्याल से निवेश के लिए एक शायद थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि आई थिंक क्लियरली ये पहला मूव है कि रिस्ट्रक्चरिंग की एक्सरसाइज शुरू हुई है। टेक्निकली मैं नहीं समझता हूं कि कितना बड़ा बाउंस आएगा, लेकिन आई थिंक सेंटिमेंट के हिसाब से ये पॉजिटिव खबर है। क्लियरली आई थिंक रिस्ट्रक्चरिंग के बाद जो डेट है वो बैलेंस शीट पे थोड़ी कम होगी, बट इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये भी रहेगा कि इक्विटी डाइल्यूशन थोड़ी ज्यादा होगी, क्योंकि इक्विटी में कन्वर्ट होने के बाद ऑब्वियसली इक्विटी बढ़ने के बाद जो इक्विटी डाइल्यूशन है वो कितना हो रहा है। मुझे लग रहा है कि आई थिंक अगर थोड़ा सा समय दे, मेरे ख्याल से अगर 2 से 3 क्वार्टर दे, तो उसके बाद ही मेरे ख्याल से मटीरियली कोई ना कोई इम्पैक्ट फाइनेंशियल्स या नंबर पे देखने को मिलेगा। ओके, हालांकि स्टॉक 8% की गेन सिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर टेलीकॉम कंपनियां, आशीष स्थिति क्या है और कितना आपको लग रहा है यहाँ पर ये मूव लास्ट करेगा? क्योंकि आइडिया हो, रिलायंस कम्युनिकेशन हो, भारती में जमकर खरीदारी हुई है, काफी लॉन्ग पोजीशंस ऐड हुई हैं। टॉप पिक क्या है और कितना लॉन्ग लास्टिंग है ये मूव? बिल्कुल हर्षिता, देखिए बिल्कुल कॉन्ट्रा प्ले कर रहे हैं। रोज हम न्यूज में देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ नेगेटिव टेलीकॉम को लेके न्यूज आ रही है और उसके बावजूद स्टॉक्स ऑलरेडी करीब 15 से 20% बढ़ चुके हैं और इस पूरी सीरीज के अंदर में ओपन इंटरेस्ट में जबरदस्त एक इजाफा हमें देखने को मिला है, जो क्लियरली लॉन्ग साइड पे बनता हुआ नजर आ रहा है। जहां तक कि आइडिया का भी सवाल है, एक स्ट्रांग अपने ऑल टाइम हाइस पे आ चुका है और बहुत स्ट्रांग वॉल्यूम्स और ओपन इंटरेस्ट के साथ खड़ा है। मैं समझता हूं 230-240 तक के स्तर भी इसके अंदर में देखने को मिल सकते हैं और डाउन में मुझे लगता है 185, 182 ये एक स्ट्रांग सपोर्ट आइडिया के अंदर में देखने को मिलेगा। वहीं भारती भी कंटिन्यूअसली 410, 415 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो यहां भी मुझे लगता है 450 तक का अपसाइड इस स्टॉक में हमें देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि जो न्यूज फ्लो है उसके बिल्कुल विपरीत पोजीशंस मार्केट्स के अंदर में बनती हुई नजर आ रही है और क्लियरली लॉन्ग साइड पे स्टॉक्स के अंदर में लॉन्ग पोजीशंस बनाई जा रही है। ओके, और इस बीच हमारे साथ एसबीआई के मैनेजिंग डायरेक्टर डी श्रीराम साहब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं फोन लाइन पर। श्रीराम साहब, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। पहला आपका रिएक्शन इसी बात पर लेना चाहता हूं, जो आपने होम लोन्स पर ब्याज दरें कम किए उसके बारे में विस्तार से बताएं। उनसे हमारा संपर्क टूट चुका, लेकिन बता दें आपको कि एसबीआई ने 1/4% ब्याज दरें हाउसिंग लोन पर कम की है। क्या इस पर हम और आगे विस्तार में चर्चा करेंगे, लेकिन एक और स्टॉक जहां पर एक्शन दिख सकता है वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा, और वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए बताएं क्या शॉर्ट करने के मौके हैं, क्योंकि सीएलएसए ने कुछ वेटेज घटाया है। ये बेमौसम की बरसात को देखते हुए उनका ये कहना है कि रूरल डिमांड पर असर पड़ेगा, तो उनका वेटेज घटाकर मारुति और टाटा मोटर्स का बढ़ाया है। आशीष, देखिए डेफिनेटली स्ट्रक्चरली टाटा मोटर्स काफी पॉजिटिव नजर आ रहा है, साथ ही साथ इवन मारुति को भी देखिए तो एक स्टेबल कंसोलिडेशन रेंज में चल रहा है। बट सरप्राइजिंगली एमएनएम के अंदर में लास्ट 4-5 दिनों में बहुत जबरदस्त ओपन इंटरेस्ट का इजाफा हुआ है और क्लियरली लॉन्ग साइड पे बनता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक 1180 से ऑलमोस्ट 1280 के लेवल्स पे आ चुका है। तो मुझे लगता है आज जो न्यूज फ्लो है या जिस तरह की ये बरसात की वजह से जो सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिलेगा, उसके चलते स्टॉक शायद 1250 तक आए, पर उन लेवल्स पे मैं समझता हूँ बाय ऑन डिप्स की एक स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। 1210-20 का एक स्टॉप रख के लॉन्ग पोजीशन एमएनएम में हम रिकमेंड कर रहे हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 1350 लेवल्स। फिर से कोशिश करते हैं, हमारे साथ मिस्टर बी श्रीराम एमडी एसबीआई जुड़ रहे हैं। मिस्टर श्रीराम, क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ जी सर, नमस्कार सर, अगर आप हमें और जानकारी दे सके जो आपने शनिवार को ब्याज दरें कम की है होम लोन्स पर। हाँ, हमने ब्याज बोरोवर्स के लिए 9.85 जो बेस रेट है हमारा उस पर वुमेन बोरोवर्स के लिए, और 9.90 जो 5 बेसिस पॉइंट बेस रेट के ऊपर है वो बाकी कस्टमर्स के लिए कम किए हैं। पहले जो रेट था वो 10.10 था वुमेन कस्टमर्स का और 10.15 था फॉर अदर कस्टमर। ये 25 बेसिस पॉइंट का इसमें रिडक्शन हुआ फॉर एग्जिस्टिंग रेट। मैं समझता हूँ इससे काफी इसमें कंज्यूमर डिमांड को स्पर करेगा और जो शायद थोड़ा बहुत मार्जिन में इम्पैक्ट होगा वो वॉल्यूम्स में हमारी ग्रोथ से वो मार्जिन को कॉम्पनसेट किया जाएगा। लास्ट ईयर जो था वो हम 14.5% के करीब ग्रो किया हमने होम लोन पोर्टफोलियो में, और इस साल हमारी उम्मीद है कि करीब 18% की हमने टारगेट रखा है।
और हमें पूरी उम्मीद है कि ये टारगेट भी अचीव होगा। हमारा जो होम लोन पोर्टफोलियो है वो 160,000 करोड़ 1,60,000 करोड़ का है और करीब 26% मार्केट शेयर है हमारा, सबसे ज्यादा है जी। और हम ये समझते हैं कि 3% ग्रोथ मुमकिन है। श्रीराम साहब, क्या आप डिपॉजिट रेट्स में भी बड़ा बदलाव लाएंगे आने वाले समय में? डिपॉजिट रेट्स में भी थोड़ा बहुत बदलाव किया है हमने 2 स्लैब में अभी फ्यू डेज बैक। ये एक नया स्लैब लिया है 1 साल से 15 महीने तक का एक स्लैब, उसमें 8.25% का हमने इंटरेस्ट रेट रखा है। वो 25 बेसिस पॉइंट कम है वो जो पहले था 8.5% का। और दूसरा एक लोअर एंड में 7 दिन वाले जो स्लैब है 7 से 15 दिन वाले में, उसमें हमने थोड़ा बहुत इम्प्रूव किया है 6% को इंक्रीज करके। तो ये चर्चा जो है अल्को में कंटिन्यूसली रहता है और जो इंटरेस्ट रेट्स का जो डिस्कशन किए होते हैं। जी शुक्रिया श्रीराम साहब आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। और इस बीच बाजार खुल चुके 50 अंकों पर सेंसेक्स, 2 अंक के नीचे निफ्टी, सेंसेक्स और निफ्टी अलग अलग डायरेक्शन में। एनएमडीसी जहां पर एलआईसी ने अपनी स्टेक बढ़ाई है, इस खबर के बाद 1.25% के गेंस। एलएनटी के लिए अरेवा के साथ टाई अप करना 1% की तेजी की तरफ। और ऑयल एंड गैस स्पेस के शेयरों में कुछ मजबूती, केन इंडिया और ओएनजीसी आधा % ऊपर खुलते हुए। बैंक्स में एसबीआई ने पॉजिटिव शुरुआत की और दमदार आईआईपी के आंकड़ों के चलते भेल में 1% की तेजी है। हीरो मोटोकॉर्प यहां पर पॉजिटिव खुलता हुआ दिख रहा है। ये कुछ एक स्टॉक्स हैं जो एक्शन में है पॉजिटिव साइड पर। तो कैपिटल गुड शेयरों में तेजी बनती हुई दिख रही है 5% की आईआईपी ग्रोथ को देखते हुए। एलएनटी भेल 1% ऊपर है। टाटा स्टील में ½ % की मजबूती। कमजोर क्या है गेल, जहां पर क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट का असर दिख रहा है। डाउनग्रेड किया उन्होंने 320 रुपए के लक्ष्य के लिए और स्टॉक पर आप देख सकते हैं 2% का नुकसान। डॉक्टर रेड्डीज की कमजोरी बरकरार है आज भी। महिंद्रा एंड टाटा मोटर्स भी ½ % कमजोर खुलते हुए दिख रहे हैं। आइए वायदा कारोबार की तरफ कहां एक्शन है। यहाँ पर जीएमआर इंफ्रा 3% के नुकसान के साथ, अदानी पावर, जीएमआर इंफ्रा और जेएसपीएल के नेगेटिव खबरें। ये तीनों ही स्टॉक 1.5 से 2% नीचे खुलते हुए दिख रहे हैं। वोखार्ड में कमजोरी है, ओबीसी 1% नीचे है, स्ट्राइड सार्कोलेब 1% नीचे। तो मिड कैप फार्मा शेयरों पर दबाव आज दिख रहा है शुरुआती कारोबार में। मजबूती के नाम पर सरकारी कंपनियां हैं एनएमडीसी भेल और इसके अलावा बाटा, सेंचुरी टेक्सटाइल जैसे ट्रेडर्स फेवरेट काउंटर 1% ऊपर खुलते हुए दिख रहे हैं। ये है शुरुआती कारोबार का रुझान और मजबूती गायब होती दिख रही है बाजार से। 15 अंक महज ऊपर बचा है सेंसेक्स, निफ्टी 6 अंक नीचे। मिड कैप शेयरों में जरूर पॉजिटिव शुरुआत होती दिख रही है, लेकिन स्मॉल कैप शेयर आज के फिर से स्टॉप ऑफ हमारे 1% की तेजी के साथ। हर्षदा कहां नजर है आप? श्रीराम ईपीसी इसमें अच्छी खासी हरकत देखने को मिली, यानी लगभग 8% से ज्यादा का इजाफा इस स्टॉक में हुआ है। खुलते ही 42 रुपए पर काउंटर ट्रेड करता हुआ। मकरांगी जैसे काउंटर में हमने देखा करीब 2.5% का इजाफा आज के सत्र में देखने को मिला है, तो उधर एक अच्छा खासा मूव आया है। उत्तम गैल्वा काफी दिनों बाद करीब 2-2.5% तक की बढ़त दिखाता हुआ। शांति गियर्स जैसे काउंटर्स है जहां पर थोड़ा सा ट्रैक्शन बनता हुआ दिखाई दिया है। इंजीनियरिंग साइड पर ऑफकोर्स पिछले कुछ दिनों में हरकत हुई है। आलू वाले कॉन्ट्रैक्ट जैसे काउंटर्स में हम देख रहे हैं करीब 1.5% तक की बढ़त देखने को मिल रही है। एसएमएल इसूजू एक और काउंटर जहां पर काफी समय से तेजी है, आज फिर 1500 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। स्पाइस जेट ने मेरे ख्याल में कुछ और विमानों के ऑर्डर लिए रिसीव किए हैं, तो इसका कुछ हल्का सा असर पड़ता हुआ करीब 1 से 1.5% का इजाफा इस काउंटर में बनता हुआ दिखाई दिया है। दूसरे काउंटर जहां पर हम देख रहे हैं आज एक्शन डेफिनेटली देखने को मिल रहा है, उसमें देखिए सुब्रॉस जैसा काउंटर है जहां पर तेजी का मूड बना है। एचडीआईएल में फिर से 1.5% की बढ़त देखने को मिली है। इन्फो एज पर एफआईआई ब्रोकरेजेस बुलिश हैं, कंसिडरिंग इन्फो एज जोमैटो जैसी कंपनी में 50% हिस्सेदारी होल्ड करती है और आगे कुछ और निवेश इन्फो एज करेगी। 2% के गेन्स स्टॉक में आते हुए दिखाई दिए हैं। इसके अलावा आप देखेंगे गोदरेज कंज्यूमर अच्छी खासी तेजी के मूड में है। चोलामंडलम के शेयर में 584 के आसपास ट्रेड हैं, 1% की बढ़त, लेकिन प्राइस एक्शन बहुत कम है इस स्टॉक में। टेलीकॉम कंपनी आपके लिए हाजिर करते हैं आरकॉम जैसी कंपनी जिसमें पिछले हफ्ते काफी ज्यादा तेजी देखने को मिली थी, आज देखिए 0.5% के नुकसान के साथ ट्रेड करता हुआ ये काउंटर। रिलायंस पावर, रिलायंस इंफ्रा ये फ्लेवर में थे पिछले सत्र में, आज यहां पर हमने देखा है आर पावर में करीब 1% के गेंस है। रिलायंस इंफ्रा हल्के से नेगेटिव टेरिटरी में ट्रेड करता हुआ। तो ये फिलहाल बाजार की चाल हल्के से पॉजिटिव जोन के साथ सेंसेक्स निफ्टी कारोबार जरूर कर रहे हैं, लेकिन आज फिर से हमने देखा है कुछ स्पेसिफिक काउंटर्स हैं मिड कैप में जहां पर तेजी हो रही है, लेकिन पिछले सत्र जैसे नहीं जहां पर हमने 100 पॉइंट से ज्यादा का मूव देखा था आते हुए।
बिल्कुल, तो साफ तौर पर थोड़ा सा शांत कारोबार होता हुआ जरूर दिख रहा है। साउंड मूवर्स अब 6% ऊपर हो चुका है। जहां जहां फंड का एक्शन हर्षता वहां पर काफी अच्छी तेजी, लेकिन एक और स्टॉक केशोराम इंडस्ट्रीज जहां पर 5% के आसपास की तेजी बनती हुई दिखी है। मेरे ख्याल से शुक्रवार के सेशन में भी एक अच्छा मूव आता हुआ दिखा था। सेंचुरी टेक्सटाइल, सेंचुरी, एंका, ये सारे स्टॉक्स में बिरला ग्रुप की जो कंपनियां हैं यहाँ पर अच्छा एक्शन होता हुआ दिखा है। मानस से यहाँ पर किसी तरह का कोई एक्शन नजर आता है केशोराम पर एक अच्छे रनअप के बाद? क्या खरीदारी का मौका है या फिर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल्स के आसपास है? देखिए, रेजिस्टेंस तो जरूर है 142, 145 के आसपास, बट पैटर्न को देख के ऐसा लगता है कि शायद आने वाले टाइम में ये रेजिस्टेंस ब्रीच होंगे, और अगर ऐसा होता है तो मैं समझता हूँ एक टेक्निकल टारगेट कम से कम 165, 170 तक के आते हैं। तो अगर किसी के पास है तो बिल्कुल बने रहना चाहिए और अपना स्टॉप लॉस रिवाइज करके 129 का लेना चाहिए। ओके, 129 का स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाना इम्पोर्टेंट है। टीसीएस, रिलायंस, गेल जैसे काउंटर्स प्रेशर में आज देखे गए हैं। एमएनए में भी दबाव देखने को मिला है। नतीजों का सीजन किक ऑफ होगा, जैसे हम आपको बता रहे हैं। एसीसी के भी नतीजे इसी हफ्ते आने वाले हैं। इन बिग बॉयज में अविनाश क्या नंबर से पहले कुछ पोजीशन लेंगे, खासतौर से टीसीएस जैसा काउंटर? आई थिंक हर्षदा, मैं रिजल्ट्स के लिए वेट करूंगा, बिकॉज आई थिंक ऑलरेडी जो गाइडेंस है वो काफी वीक है। मेरे ख्याल से आने वाले साल के लिए, करंट ईयर के लिए क्या कमेंट्री या क्या गाइडेंस टीसीएस देता है, मेरे ख्याल से सबकी नजर रहेगी। आई थिंक क्लियरली जिस प्रकार से इंप्रूवमेंट यूएस मार्केट्स में हो रहा है, आई थिंक क्लियरली मार्केट्स एक्सपेक्ट कर रहा है कि शायद फर्स्ट हाफ के बाद ऑर्डर विनिंग में इंडियन कंपनीज को फायदा होगा, और क्लियरली टीसीएस फ्रंटलाइन कंपनी है। तो आई वुड से दैट इट्स बेटर टू वेट रिजल्ट्स आने के बाद ही मेरे ख्याल से जो मैनेजमेंट कमेंट्री रहेगी आने वाले साल के लिए वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। आई थिंक क्लियरली Q4 के नंबर्स मोरलेस मार्केट्स ने डिस्काउंट कर चुके हैं, लेकिन आगे का जो रोड मैप है वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, तो ये राय आती हुई टीसीएस के स्टॉक पर एक्शन। कुछ और स्टॉक्स में यहाँ पर श्रीराम में पीसीएफ डबल डिजिट के रिटर्न्स दिखा रहा है। 11% से ज्यादा की तेजी यहाँ पर हो चुकी है। केसी इंटरनेशनल एक और स्टॉक है जहाँ पर 5% के आसपास की तेजी 100 रुपए के पार निकलता हुआ दिख रहा है। आपके रडार पर है अविनाश ये स्टॉक? क्या फंडामेंटली एक अच्छा मौका है निवेश का इस स्टॉक में? आई थिंक अनिल जी, ये स्टॉक काफी बढ़ चुका है। मेरे ख्याल से 15% की काफी बढ़त हुई है। आई थिंक अभी भी अगर हम देखें तो Q4 के नंबर्स मॉडरेटली Q3 के हिसाब से थोड़े से अच्छे आएंगे, लेकिन जो बड़ा इंप्रूवमेंट मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है वो शायद उनकी डेट को कम करने को है। आई थिंक ट्रांसमिशन टावर स्पेस में ये मार्केट लीडर है। ज्यादातर ऑलमोस्ट 65-70% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है। तो मुझे लग रहा है पावर ट्रांसमिशन स्पेस में शायद एक्टिविटी इसलिए आ रही है क्योंकि आई थिंक क्लियरली गवर्नमेंट का फोकस अभी पावर जनरेशन पे है। तो मुझे लग रहा है कि क्लियरली थोड़ा सा समय रुके। आई थिंक अगर खरीदना ही है तो मेरे ख्याल से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग या थोड़ा स्टॉक को कूल ऑफ होने के बाद ही एंट्री ले जाए तो अच्छा रहेगा। ओके, तो यहाँ पर एक्शन डेफिनेटली बनता हुआ दिखाई दिया है। पार्टनर डेवलपर्स एक स्टॉक जहाँ पर फिर से तेजी का मूव आता हुआ। इनफैक्ट HDIL, इंडिया बुल्स रेल, ये काउंटर्स, शोभा जैसे काउंटर्स भी आपके लिए हाजिर करते हैं। क्या फिर से एक कलेक्टिव मूव है इन काउंटर्स में? जी हाँ, HDIL भी करीब 2% ऊपर है। शोभा का स्टॉक पिछले सत्र में काफी तेजी में था। इंडिया बुल्स रेल आपके सामने आता हुआ 1% की बढ़त यहाँ पर देखने को मिली है। 1 से 1.5% का इजाफा इन तब सभी काउंटर्स में देखने को मिला है, लेकिन शोभा थोड़ा सा लड़खड़ाया है। कुछ मुनाफा वसूली यहाँ हो रही है। मानस, अगर एक टेक्निकल कॉल लेना है तेजी का इन रियल्टी कंपनियों में, ट्रिगर साफ है, अब ब्याज दरें कम होने लगी हैं, तो उम्मीद आई एम श्योर इन तमाम रियल्टी कंपनीज की है कि अब कुछ डिमांड पिकअप होगा। कहां पर आप सौदा लेंगे तेजी का? देखिए, पूरा रियलिटी स्पेस बेहतर लग रहा है चार्ट पे, बट अगर एक स्टॉक पिक करना होगा तो वो HDIL ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप वीकली चार्ट देखिए, मंथली चार्ट देखिए, तो वहां पर आपको इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्लियरली दिखेगा और लगातार स्टॉक नेकलाइन के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि काफी पॉजिटिव संकेत है। मैं समझता हूँ आपका निवेश का नजरिया बड़ा हो, अगर आप 8 to 10 मंथ्स का व्यू रखते हो तो पॉसिबल है स्टॉक 210 के लेवल्स भी टच कर सकता है। तो यहाँ पर कोई भी गिरावट जहां पर स्टॉक 125 से लेकर 120 की रेंज में आए तो वहां पर बिल्कुल लॉन्ग बढ़ाना चाहिए और 90 रुपए के नीचे अपना स्टॉप लॉस रखना चाहिए। मानस, वेरी क्विक कॉल, श्रीराम EPC अब 11% ऊपर, क्या अब खरीदारी की जा सकती है या फिर मौका गवा चुके हैं ट्रेडर्स? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि ब्रेकआउट शायद अभी आया है। अभी तो शुरुआत है स्टॉक की। जिस तरह के चार्ट अगर आप वीकली चार्ट देखिए तो आपको क्लियरली दिखेगा कि ये तो 42 के ऊपर अभी निकला है। 42 काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, उसके ऊपर निकला है। तो मैं तो समझता हूँ कि तेजी अभी और बनेगी। अगर एक ट्रेड लेना हो तो मैं समझता हूँ 38 का स्टॉप लॉस रखें और
कम से कम 1 से 2 मंथ का व्यू रखें। टारगेट 58-59 तक के भी हो सकते हैं। ओके, तो ये राय आती हुई यहाँ पर श्रीराम ईपीसी पर। वक्त है हमारे एक्सपर्ट से विदा लेने का। मानस, अविनाश, आशीष, शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालकर आज सारे स्टॉक्स और बाजार पर राय देने के लिए। शांत कारोबार होता सेंसेक्स और निफ्टी में बिल्कुल शुक्रवार के लेवल के आसपास, लेकिन मिड कैप शेयरों में हरे निशान के साथ स्मॉल कैप शेयरों की बेहतर मजबूती के साथ बैंक निफ्टी भी डायरेक्शन की तलाश में एकदम शांत कारोबार करता हुआ। लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आनंद टंडन हमारे साथ होंगे। जानेंगे बाजार में कहाँ है निवेश के मौके, बताएंगे आपको। बने रहिए हमारे साथ। बाजार एकदम शांत ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं इस वक्त। डायरेक्शन की तलाश में सेंसेक्स और निफ्टी कोई खास मूव नजर नहीं आ रहा, लेकिन ब्रॉडर मार्केट में जो खरीदारी का माहौल है खासतौर से छोटे शेयरों में, वो बता रहा है कि 800 से ज्यादा शेयर इस वक्त मजबूत बने हुए हैं। 340 शेयरों में रुझान कमजोरी का। तो पूरी तरह से पिछले 9-10 ट्रेडिंग सेशंस में जो लीडरशिप आती हुई दिखी है वो छोटे मजूले शेयरों की तरफ से आती हुई दिखी है। वही ट्रेंड आज भी बरकरार है। हमारे साथ बाजार के जाने माने एक्सपर्ट आनंद टंडन साहब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। आनंद जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। बताएं क्या लग रहा है आपको बाजार, क्योंकि हमने देखा कि 8300 के आसपास करेक्शन पूरा करके बाजार फिर से 9000-9200 की जो ट्रेडिंग रेंज का हायर बैंड उस तरफ जाने की कोशिश कर रहा है और नतीजों के सीजन की हो रही है शुरुआत। ऐसे में क्या लगता है बाजार को किस तरह से अप्रोच किया जाए जब हम 8800 के आसपास है? इस वक्त कोई खास रुझान नजर नहीं आ रहा है बाजार का, लेकिन इसके साथ साथ कोई वीकनेस भी नजर खास नहीं आ रही है। जैसे आपने कहा, फ्रंट लाइन में ज्यादातर कंपनियां जो हैं फुली वैल्यू नजर आ रही हैं, शायद इसलिए कोई ऊपर की तरफ उनको मोमेंटम नजर नहीं आ रहा है। लेकिन इसके साथ साथ मार्केट में कोई डर नहीं है, कोई पैनिक नहीं है, और इसीलिए अब निवेशक जो है ये देख रहे हैं कि कहाँ पर शायद वैल्यूएशन थोड़ा सा सस्ता हो या ग्रोथ थोड़ी बेटर हो, और इसलिए इंडेक्स के बाहर ही ज्यादातर ट्रेडिंग हो रही है फिलहाल। तो जब तक कोई मैक्रो लेवल पे या तो पॉजिटिव या नेगेटिव न्यूज नहीं आती, मेरे हिसाब से ट्रेडिंग रेंज थोड़ा बरकरार रहेगा। रेट कट का इंतजार था आनंद, वही सबसे बड़ी मैक्रो न्यूज थी, और हमने देखा धीरे धीरे करके बैंक्स पास ऑन कर रहे हैं। जो मार्च तक 50 बेसिस पॉइंट का कट का ऐलान आरबीआई ने किया। अब इसके अलावा कौन सा बड़ा ट्रिगर रहेगा और इस रेट कट का इम्पैक्ट आपको लग रहा है फिर स्टॉक प्राइसेस को ड्राइव करेगा, स्पेशली इंफ्रा हो, हाउसिंग कंपनियां, इवन सो हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां? देखिए, अगर कोई प्रभाव पड़ता है रेट कट का तो वो ज्यादातर फाइनेंस कंपनी पे ही पड़ेगा। बैंकों में अभी प्राइवेट सेक्टर बहुत महंगे हो गए हैं और पब्लिक सेक्टर की क्वालिटी ऑफ एसेट बुक बहुत खराब है, तो स्पेशलाइज्ड एनबीएफसीज ही इस वक्त जो है थोड़ा निवेश लायक नजर आ रही हैं। उनके वैल्यूएशन भी थोड़ा ठीक ठाक ही है। जैसे आपने कहा, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, कुछ हद तक शायद एसेट फाइनेंसिंग कंपनी, स्पेशली 4 व्हीलर एसेट फाइनेंसिंग कंपनी भी जो है वो इस वक्त थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगने लगी हैं। और पावर फाइनेंस में भी अगर आप देखें तो जिस तरह से गवर्नमेंट का रुख नजर आ रहा है, वो उसमें पावर की कंपनियां जो है अब थोड़ा सा प्रोड्यूस करना शुरू होंगी। और जैसे आपने देखा, ये गैस के ऊपर जो गवर्नमेंट ने रुख निकाला है, जिससे कम से कम 30% की पीएलएफ हो जाएगा गैस मैन्युफैक्चर, गैस यूजिंग पावर कंपनीज को, तो उससे भी जो कंपनियों ने लेंड किया है उनको ज्यादा प्रभाव पड़ेगा बनस्बत की प्रोड्यूसिंग कंपनी को। तो ले देखिए, स्पेशलाइज फाइनेंसिंग कंपनीज ही जो है इस वक्त थोड़ा सा पॉजिटिव नजर आ रही है। लेकिन एक और स्पेस कैपिटल गुड्स शेयरों की, उस पर आपसे राय लेना चाहता हूं, क्योंकि कल शुक्रवार देर शाम आईआईपी के डेटा काफी मजबूत नजर आते हुए दिखे। ऐसा लग रहा है पिछले 2 महीने के डेटा को देखकर के थोड़ी सुधार की एक संकेत आने की यहाँ पर आईआईपी के नंबर्स एक इंडिकेशन दे रहे हैं। ये बताएं कि क्या कैपिटल गुड्स शेयर, एल&टी, भेल, क्रॉम्पटन, वोल्टास जैसे खरीदारी का मौका है इन लेवल्स पर, खासतौर से तब जबकि भेल में एक अच्छा करेक्शन भी हो चुका है? कुछ हद तक कैपिटल गुड्स में पॉजिटिव न्यूज आ सकती है, लेकिन वो मेरे हिसाब से स्टॉक स्पेसिफिक रहेगी। मैक्रो लेवल पे मुझे नहीं लगता कि इस वक्त कैपिटल गुड्स क्षेत्र में, स्पेशली पावर क्षेत्र में, कोई खास पॉजिटिव न्यूज है। अगर कहीं है तो पावर क्षेत्र में डिस्ट्रीब्यूशन में ज्यादा है। पावर ग्रिड के ऑर्डर काफी आ रहे हैं
और इसके कारण जो उनको सप्लाई करते हैं उनके लिए अच्छा रहेगा। जनरेटिंग साइड पे मेरे हिसाब से इस वक्त काफी ओवर कैपेसिटी है, काफी कंपनियां जो है प्रोड्यूस नहीं कर रही हैं, और जब तक वो प्रोड्यूस नहीं करेंगी तब तक नई कैपेसिटी बनाने का कोई मतलब नहीं बनता है। बाकी एरिया जो है अभी फिलहाल रेलवे में जो बजट में आपने देखा कि काफी हद तक कैपेक्स के ऊपर प्रभाव पड़ा है, तो उसका जो है थोड़ा सा बेनिफिट मिल सकता है कैपिटल गुड्स कंपनी को, बट वो ज्यादातर फॉरेन कंपनी है। इंडियन कंपनीज में थोड़ा सा कम फायदा होगा। तो बड़े सेलेक्टिवली कैपिटल गुड्स में कुछ ऑर्डर बुक बनती हुई नजर आ रही है। जैसे मैंने कहा, अगर पावर के क्षेत्र में देखें तो पावर ग्रिड के सप्लायर्स को सबसे ज्यादा फायदा नजर आ रहा है इस वक्त। एक जो प्रेशर पॉइंट रहेगा आनंद, ये जो बेमौसम बरसात लगातार हो रही है उससे हमने देखा है काफी खड़ी फसल को नुकसान हुआ है। इम्पैक्ट सीधा जाता है कि रूरल इनकम कमजोर रहेगी, और सीएलएसए ने यह भी कहा है कि अगर रूरल इनकम कमजोर रहती है तो आउटलुक खराब रहेगा, खासतौर से टू व्हीलर कंपनियों के लिए। हीरो मोटोकॉर्प वैसे ही फिसल चुका है इस स्थिति को लेकर। बजाज ऑटो जैसे काउंटर्स में दबाव है। कितना नेगेटिव माहौल इन कंपनियों के लिए है, और क्या आपको लग रहा है ये आगे जाकर दूसरी ऑटो कंपनियों पर भी इसका असर पड़ेगा? इस वक्त टू व्हीलर स्पेस में बहुत ज्यादा कंपटीशन भी है, और आपने जैसे कहा कि रूरल एरिया में ग्रोथ होना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। पहली बार शायद हम लोगों ने देखा कि होंडा के जो ग्रोथ है वो सिंगल डिजिट में ही आई है, जो कि पिछले कई महीनों से डबल डिजिट में ग्रोथ दिखा रहा था। तो ऑब्वियसली प्रेशर बहुत ज्यादा है टू व्हीलर क्षेत्र में। अगर ऑटो क्षेत्र में किसी को देखना है तो इस वक्त मेरे हिसाब से खाली HCV और MHCV में ही एक जगह है जहां पर ग्रोथ आने की संभावना नजर आती है। माइनिंग में जरूर अगले कुछ महीनों में शुरुआत हो जाएगी फिर से, और उसका डिमांड काफी बढ़ सकता है। इसके साथ साथ नॉर्थ साउथ कॉरिडोर भी जो है, फ्रेट कॉरिडोर, वो भी जैसे जैसे अग्रसर रहेगा वैसे डिमांड उसके फीडर रूट्स पे MHCV और HCV काफी बढ़ती रहेगी। और ये नंबर्स भी आपको दिख रहे हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा बहुत सालों के डी ग्रोथ के बाद अब फिर से ग्रोथ आना शुरू हो गई है। तो ऑटो क्षेत्र में मेरे हिसाब से सिर्फ वही एक क्षेत्र है जहां पर निवेश को देखना था, निवेश के लायक इस वक्त नजर आ रहा है। बिल्कुल, तो ऑटो स्पेस में दिक्कतें बरकरार है। शुक्रिया आपका टंडन साहब, हमारे लिए वक्त निकाल कर आज बाजार और सारे सेक्टर्स पर राय देने के लिए। लेकिन जिस सेक्टर की बात हम कर रहे थे जहां पर मुश्किल है, उसी पर हम बात करेंगे कि आगे के लिए क्या डायरेक्शन बन रहा है। खासतौर से टू व्हीलर सेगमेंट का बजाज ऑटो का मैनेजमेंट हमारे साथ होगा। मोटरसाइकिल बिजनेस के प्रेसिडेंट एरिक वास से समझेंगे कि कंपनी के लिए क्या मुश्किल है और आगे के लिए कंपनी की क्या योजना है। इस छोटे से ब्रेक के बाद बाजार यहां पर 20 अंक ऊपर, सेंसेक्स पर निफ्टी एकदम फ्लैट ट्रेड करता हुआ दिखा है। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में थोड़ी सी लीडरशिप तेजी की तरफ, बढ़ने वाले शेयरों की तादाद और ज्यादा बेहतर होती है। अब 865 शेयर मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं और 350 शेयरों में थोड़ा नुकसान है। लेकिन फोकस करते हैं ऑटो सेक्टर पर, और खास तौर से ऑटो स्पेस में भी टू व्हीलर सेगमेंट पर, क्योंकि यहाँ पर संकेत आ रहे हैं कि बेमौसम बरसात जो होती दिख रही है हिंदुस्तान के कई हिस्सों में, उसका असर ग्रामीण इलाकों की कमाई पर पड़ेगा। और मोटरसाइकिल्स जो कि ग्रामीण इलाकों में ज्यादा डिमांड दिखा रही थी, अब तक वो देखना होगा कि क्या उनकी डिमांड पर किसी तरह का कोई असर पड़ता हुआ नजर आता है। ये देखने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ देश की दिग्गज टू व्हीलर कंपनी बजाज ऑटो के प्रेसिडेंट मोटरसाइकिल बिजनेस एरिक वास कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। मिस्टर वास, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका CNBC आवाज। गुड मॉर्निंग। पहला सवाल यही लेना चाहता हूं कि किस तरह की ग्रोथ दिख रही है, जो एक संकेत हम स्लो डाउन के देख रहे हैं टू व्हीलर सेगमेंट में, डोमेस्टिक मार्केट में, क्या वो आपकी सेल्स में, आपके आंकड़ों में नजर आ रहे हैं? आप कैसे देख रहे हैं इस वक्त अपने मार्केट को? जी हाँ, काफी सेल्स का स्लो डाउन हो चुका है। आप Q3 का डेटा देखो तो -5% ग्रोथ है वर्सेस Q3 ऑफ द प्रीवियस ईयर। Q4 का डी ग्रोथ इज -7% ओवर Q4 ऑफ लास्ट ईयर। तो स्लो डाउन डेटा से दिखाई दे रहा है, और ये जो आप स्लो डाउन देखेंगे तो मैक्सिमम स्लो डाउन 100 सीसी मोटरसाइकिल्स में हो चुकी है। और मेरा अंडरस्टैंडिंग है कि ये स्लो डाउन लार्जली रूरल मार्केट्स में हो चुका है। वन ऑफ द रीजंस इज स्लो डाउन इन रूरल इनकम। लेकिन यहाँ पर ऐसे संकेत वास साहब यही मिल रहे हैं कि आगे जाकर भी ये रूरल इनकम और भी कमजोर होती हुई दिखाई देगी। जिस तरह से बेमौसम बरसात हुई है, काफी क्रॉप्स को नुकसान हुआ है, तो आपने क्या एंटिसिपेट किया है कि कितनी नर्म पड़ सकता है ये मार्केट आपके लिए? और इस समय आपके टोटल सेल्स में रूरल इंडिया से कितनी सेल्स आती हैं?
हर्षिता, जो आप सवाल पूछ रहे हैं बिल्कुल सही है। क्रॉप डैमेज होने से रूरल इनकम विल गेट अफेक्टेड डाउनवर्ड्स। बजाज ऑटो का रिस्पांस ऐसा है कि हमने 2 नए प्रोडक्ट्स डाले हैं ये मार्केट में। CT100 जो बड़ी पॉपुलर प्रोडक्ट थी, वी बॉट इट बैक, और इसकी प्राइस पॉइंट हमने काफी अट्रैक्टिव रखी है कस्टमर के लिए। जो कस्टमर्स के इनकम्स इम्पैक्टेड है वो फिर भी अफोर्ड कर सकते हैं ऐसी मोटरसाइकिल को। हमने प्लैटिना इलेक्ट्रिक स्टार्ट भी वापस ला दी। तो जो एनवायरनमेंट में हो रही है रूरल इनकम स्लो डाउन, मेरे ख्याल से कंपनीज हैव टू गिव अ कंपेटिटिव रिस्पांस टू दैट। और बजाज ऑटो की कंपेटिटिव रिस्पांस जो है इज टू ऐसी गाड़ी लॉन्च करनी चाहिए मार्केट में जो रूरल कस्टमर इवन विथ लोअर इनकम्स अफोर्ड कर सकते हैं। तो ये हमने किए अपनी कंपनी के साइड से। ये क्या प्राइस रेंज है इन दोनों गाड़ियों की जिनका आपने फिर से इंट्रोड्यूस किया है रूरल मार्केट में, और क्या कुछ और बड़े डिस्काउंट्स फिर आपको देने पड़ेंगे और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा सर मार्जिन्स पर ओवरऑल फिर? ये जो प्राइस पॉइंट CT100 का है 35,000 एक शोरूम दिल्ली है, और प्लैटिना इलेक्ट्रिक स्टार्ट 44,500 एक शोरूम दिल्ली है। ये मार्जिन्स पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ये अपने काफी जाने माने ब्रांड्स है, पुराने ब्रांड्स है। हमारे पास लार्ज कैपेसिटीज है जो बोथ डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट में फीड करते हैं। ये दोनों प्रोडक्ट्स के CT100 हम काफी एक्सपोर्ट करते हैं, तो हमारे लिए टू ब्रिंग इट इनटू इंडिया वी डो नॉट लूज एनी मार्जिन्स एट दिस प्राइस। एक और बात जो बात साहब कही जा रही है कि क्योंकि आपके पोर्टफोलियो में स्कूटर्स नहीं है, इस वजह से भी कुछ हद तक डोमेस्टिक मार्केट में आपका 2 व्हीलर सेगमेंट में मार्केट शेयर कम हो रहा है। लोग ऐसे दबी जबान में बात भी करते हैं कि बजाज ऑटो ने एक प्रेस्टीज इश्यू बना रखा है कि हम 2 व्हीलर स्कूटर सेगमेंट में नहीं जाएंगे। क्या कहीं आपकी कोई योजनाएं बन रही हैं कि आप स्कूटर सेगमेंट के बारे में सीरियसली सोचें अपना मार्केट शेयर होल्ड करने के लिए? आई हैव नो कमेंट ऑन दैट। अभी हम मोटरसाइकिल्स बना रहे हैं और हमारा यही फोकस है कि हम अच्छे मोटरसाइकिल्स बनाएं और मोटरसाइकिल्स के कस्टमर्स को हम सर्व करें। ओके, क्योंकि आपने कहा रूरल इनकम में स्लो डाउन है, लेकिन क्या अर्बन मार्केट्स में सेल्स बढ़ाकर इसे कॉम्पनसेट किया जा सकता है? वास साहब, क्या आउटलुक है? क्योंकि प्रीमियम मार्केट में भी हमने देखा है रॉयल एनफील्ड जैसे कॉम्पिटिटर्स हैं जिनसे आपको काफी कड़ी टक्कर मिल रही है। मेरे ख्याल में आप एक नई रेंज पल्सर्स की भी लॉन्च करेंगे, तो क्या आउटलुक है और क्या कॉम्पनसेट हो पाएगा रूरल मार्केट में जो कमजोरी है अर्बन मार्केट्स में सेल्स से? अर्बन मार्केट सेल्स अभी तक काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ ट्रेंड पे है, और यदि आप देखिए कि जो स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल्स हैं वो पॉजिटिव ग्रोथ टेरिटरी में है। तो हमारा पल्सर ब्रांड जो स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल्स की ब्रांड है भारत में, उसकी हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं। हमने एक फुली फेड पल्सर RS200 लॉन्च कर चुके हैं 26 मार्च पे, और हाँ कल हम नए पल्सर्स भी अनवेल करने वाले हैं टू विच यू हैव एन इन्विटेशन। जी शुक्रिया सर। लेकिन क्या सो वी बिलीव, गो अहेड। या सो हमारी ये सोच है कि जो स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल इंडस्ट्री है उसकी ग्रोथ को कैपिटलाइज करने के लिए हमारे पास स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट ऑफरिंग्स जो है, कस्टमर्स विल लाइक दोज एंड द अर्बन मार्केट कैन कॉम्पनसेट somewhat for the slowdown in rural sales. और कितना टाइम लगेगा उस कॉम्पनसेशन के लिए? क्योंकि सर हम आपका मार्केट शेयर मैप कर रहे थे FY12 में, जहां पर आप काफी कॉन्फिडेंटली 19% होल्ड कर रहे थे। अब इस साल में वो 12% तक आ गया है, तो इसको वापस 20% तक ले जाने के लिए कंपनी की क्या तैयारी होगी इस चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में? हमारी प्लान है कि वी विल क्लोज दिस मार्केट शेयर गैप इन दिस ईयर इटसेल्फ। और कैसे करेंगे वो? क्या हैवी डिस्काउंट्स होंगे, नए लॉन्चेस होंगे? नहीं, जैसे हमने बताया हमने नए प्रोडक्ट्स डाले हैं मार्केट में। प्रोडक्ट्स डालने के बाद में करीब 3 महीना लगती है बिफोर यू कैन सी एनी सेल्स रिस्पॉन्स। सो वी आर गेटिंग इनटू दैट विंडो नाउ, एंड नए प्रोडक्ट्स के साथ जो अट्रैक्टिव प्रोडक्ट्स है, वेल कॉन्फिगर्ड प्रोडक्ट्स है जिन्हें एक कस्टमर पसंद करते हैं, वी विल सेल दोज प्रोडक्ट्स एंड गेट आवर मार्केट शेयर बैक। ओके, तो हम उम्मीद करें फिर सितंबर तक वो टर्न अराउंड आता हुआ दिखाई देगा। जी बिल्कुल, आप नंबर्स देखते जाइए। सर आई नो कि आप सिर्फ डोमेस्टिक बिजनेस को ही हैंडल करते हैं, लेकिन एक्सपोर्ट मार्केट आपके लिए काफी बड़ा है। तो ये जो रूरल इनकम में गिरावट आ रही है, क्या एक्सपोर्ट्स में आपको लग रहा है इजाफा आकर यहाँ पर उस तरह की किसी तरह की भरपाई हो पाएगी, या फिर अर्बन इंडिया में ही सेल्स बढ़ाकर वो भरपाई आपको करनी पड़ेगी?
भाई एक्सपोर्ट्स हम सेपरेटली हैंडल करते हैं और एक्सपोर्ट्स की जो इन्फ्लुएंसेस है इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम डोमेस्टिक। जो अब हम डोमेस्टिक मार्केट देखते हैं, वी ट्राई टू बैलेंस अर्बन एंड रूरल एंड ऑल्सो different segments of customers like sports customers and mileage customers. We do not mix exports into that. So we will focus on the urban markets and different segments of customers, even in rural markets, to grow our market share. जी, तो ये राय आती हुई यहाँ पर इन सारे पूरे टू व्हीलर सेगमेंट पर। शुक्रिया सर आपका, हमारे लिए वक्त निकाल कर आप पूरे टू व्हीलर सेगमेंट पर अपनी राय देने के लिए। इस बीच बाजार एकदम शांत ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, 30 अंकों पर, सेंसेक्स पर, निफ्टी पर किसी तरह का कोई खास रुझान नहीं। बैंक निफ्टी भी एकदम फ्लैट ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 900 स्टॉक पॉजिटिव ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं और 370 शेयरों में कमजोरी का रुझान है। तो धीरे धीरे बढ़ने वाले शेयरों की तादाद बेहतर होती हुई दिख रही है। बिरला ग्रुप की कंपनी में एक अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है। केशोराम 8% है ऊपर और सेंचुरी टेक्सटाइल में भी लगभग 2-3% की मजबूती। और इस बीच ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल बात कर रहे हैं, सीधे चलते हैं वहीं पर। हाईलाइट कंसर्न्स ऑफ क्लाइमेट चेंज टू द पीपल ऑफ इंडिया, व्हिच इफ आई मे वेंचर टू से इज समथिंग व्हिच वाज वेरी इंट्रिंसिक टू इंडिया. इट इज वेरी इंट्रिंसिक टू इंडियन ethos. If one was to look back maybe 1,000 years, maybe even 500 years, the basic Indian tradition was one of energy conservation, was one of reuse, was one of recycling. And if one was to go back in history, you will find a lot of the traditional Indian utilization of natural assets, natural resources being focused to recycling and not allowing anything to go waste. If one was to look at any aspect of Indian history, Indian tradition, maybe if one was to look at the animals or the way Indian history or Indian heritage looked at the benefits that the cows or that animals can have to a nation's economy, every part of the output was put to some good use. And in that sense, the world today is talking of something that India always had in its inheritance. It's something which was very akin to our own way of working, our way of living for centuries altogether. And it's a matter of happiness that now the world is coming to look at waste to energy. Now the world is conscious of the environment. Now the world is recognizing the power of the sun, the wind, water, the mountains, all of that, which traditionally is something which we all worship in a manner of speaking. Not worship only for its religious tenets, but worship for being a part of nature, and a part of nature which can be harnessed to provide a better quality of life for the people of India. ऊर्जा मंत्री इंडिया एनर्जी कॉन्क्लेव पर अपना ओपनिंग स्पीच देते हुए उन्होंने खास जोर दिया है कि रिन्यूएबल एनर्जी फोकस एरिया रहेगा, जहां पर विंड और सोलर एनर्जी में और निवेश की जरूरत है। उन एसेट्स को यूज करना इंपॉर्टेंट है भारत जैसे देश के लिए। बाजार पर एक बार नजर डाल लीजिए, ज्यादा कुछ बदलाव नहीं है, 20 अंकों की ही बढ़त यहां पर सेंसेक्स दिखा रहा है। निफ्टी एकदम सपाट फिर से 8780 पर लौटता हुआ और मिड कैप इंडेक्स में भी आप देखिए बहुत ही मामूली बढ़त देखने को मिल रही है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जरूर है, मिड कैप्स में चुनिंदा काउंटर्स हैं जहां पर बम्पर रिटर्न मिलते हुए दिखाई दिए हैं, लेकिन हम आपके लेकर आ रहे हैं कमाई के ऐसे ही मौके जिस पर आपकी नजर होनी चाहिए। कौन से है वो मल्टी बैगर आइडियाज, कौन से शेयर आपको बम्पर रिटर्न देंगे, इस पर हम राय लेकर आएंगे डीडी शर्मा से। यह खास पेशकश है सीएनबीसी आवाज पर, आज बने रहिए हमारे साथ। और अब बात करते हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स की, ऐसे शेयरों की जहां पर निवेश करके आप काफी अच्छा पैसा बना सकते हैं। कौन से वो बेहतरीन आइडियाज आपके सामने। देश के जाने माने स्टॉक पिकर डीडी शर्मा साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जो जाने जाते हैं अपनी बेहतरीन निवेश पिक्स के लिए। शर्मा साहब, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। आज दो ऐसे शेयरों की हम आपसे बात करेंगे जो निवेश के लायक है, पोर्टफोलियो में रखने के लायक है, इन लेवल्स पर भी, और अच्छे रिटर्न्स, अच्छी वेल्थ जहां बन सकती है। बताइए, पहला कौन सा शेयर चुना है आपने आज?
देखिए, पहला मेरा शेयर है फार्मास्यूटिकल सेक्टर से, लेकिन ये शेयर अभी तक अंडर परफॉर्म करता रहा है मार्केट को। मिड कैप साइज का शेयर है, लेकिन मैं समझता हूं कि आने वाले 2 सालों में ऐसे बहुत बेहतरीन ट्रिगर्स इस कंपनी को मिलने वाले हैं जिससे ये शेयर मल्टी बैगर हो सकता है। और ये स्टॉक है बायोकॉन। बायोकॉन भारत की सबसे बड़ी R&D फोकस्ड बायो फार्मास्यूटिकल कंपनी है, जो अपना करीब करीब 10% रेवेन्यू बायोफार्मा का जो है R&D के ऊपर स्पेंड करती है। इतना बड़ा रेवेन्यू स्पेंड करना मतलब R&D बहुत स्ट्रांग है इसकी। और कंपनी मेनली ह्यूमन इंसुलिन में है, इम्यूनोसप्रेसेंट्स में है और मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज में है। ह्यूमन इंसुलिन इसके अंदर ये ग्लोबल प्लेयर है और अभी भी ये जो है 12% मार्केट शेयर रखती है ग्लोबल मार्केट का। और अब फॉर्चुनेटली जब ये ऑफ पेटेंट हो रही है ड्रग, और अब जब इसने अब एक मलेशिया के अंदर अपनी बहुत बड़ी कैपेसिटी सेटअप कर रही है और एडिशनल ह्यूमन इंसुलिन बनाने की, जिससे ये ग्लोबल मार्केट को कैटर करेगी, जो मार्च इस 2015 के एंड तक शुरू हो जाएगी, तब इसका ग्लोबल मार्केट शेयर और सिग्निफिकेंटली यहां से बढ़ जाएगा। और इस तरह से ये कंपनी आने वाले सालों में आप देखेंगे कि टॉप लाइन बॉटम लाइन सिग्निफिकेंटली इसकी इंप्रूव होती हुई नजर आएगी। साथ ही ये कंपनी जो इनिशियल या जो जिसको कहते हैं NCE रिसर्च है उसके अंदर भी है, और उसके अंदर एक इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है ओरल इंसुलिन। ओरल इंसुलिन जिसका इनका नाम दिया हुआ इन्होंने IN105, वहां पर ये फेज 2 में पहुंच चुका है और वहां इसका BMS के साथ टाई अप है आउट लाइसेंसिंग के लिए, और डेवलपमेंट के माइलस्टोन्स भी इसको मिलेंगे। और अगर डेवलप हो जाएगा उसके बाद में रॉयल्टीज भी ग्लोबल सेल्स के ऊपर इसको मिलेगी। और वो तो एक अगर डेवलप हो जाती है और वो ड्रग अगर सक्सेसफुल हो जाती है तो ये शेयर कहां पहुंच जाएगा मैं कह नहीं सकता, लेकिन उसको छोड़ के भी मैं ये समझता हूं कि इस शेयर में इतना पोटेंशियल है कि अगले 2 साल में इसका भाव आपको 4 फिगर्स में आसानी से नजर आ सकता है। लेकिन अगर ओरल इंसुलिन इसकी सक्सेसफुल हो जाती है तो शायद वो 4 फिगर 5 फिगर भी बन जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो मेरे ख्याल से डाउन साइड रिस्क बहुत कम है, क्योंकि अभी तक अंडर परफॉर्म किया है इस शेयर ने, और अपसाइड रिस्क बहुत ज्यादा है। इसको मैं समझता हूं कि आप अपने पोर्टफोलियो में लेकर के जरूर भूल जाएं। ये है बहुत बड़ा ट्रिगर हो सकता है आपके पोर्टफोलियो के एप्रिसिएशन के लिए। ओके, अच्छा अप्रिसिएशन बायोकॉन दिलाएगा। 1000 का टारगेट है शर्मा जी का, खरीदें और भूल जाइए। ये ऐसा शेयर है जो आपके पोर्टफोलियो में बैठे बैठे काफी कमाई करेगा। ये है एक बम्पर रिटर्न वाला शेयर। लेकिन इसके अलावा शर्मा जी आपने एक और शेयर चुना है, कौन सा है वो और यहाँ पर किस तरह के रिटर्न्स मिलेंगे? जी हाँ, ये दूसरा शेयर है वो थोड़ा एक तरह से कहें तो स्मॉल कैप का शेयर है, लेकिन ये रियल एस्टेट सेक्टर से है। और रियल एस्टेट सेक्टर में आपने देखा होगा पिछले वीक से काफी एक्टिविटी हो रही है और आने वाले समय में एक्टिविटीज और बढ़ सकती है, इंप्रूव हो सकती है। और उसका कारण ये है कि इंटरेस्ट रेट का ट्रेंड अब लगातार डाउन साइड ही रहेगा और आने वाले क्वार्टर्स में आप देखेंगे लगातार इंटरेस्ट रेट्स में कटौती होती जाएगी और वो डेफिनेटली रियल एस्टेट सेक्टर को पॉजिटिव करेगी। लेकिन इस कंपनी के लिए पॉजिटिव ट्रिगर्स बहुत ज्यादा इसके लिए है कि ये कंपनी अभी एक तरह से ये भी अंडर परफॉर्म कर रही है, साथ ही साथ इसके अंदर जो है वैल्यूएशन जो एसेट्स की है वो बहुत सिग्निफिकेंट है, इसकी मार्केट प्राइस है उसके सामने। कंपनी अगर आप देखें तो मेनली मुंबई बेस्ड रेजिडेंशियल जो है प्रॉपर्टी डेवलप करने का काम करती है और भक्ति पार्क वडाला के अंदर इनके मेजर प्रोजेक्ट्स अभी जो है इम्प्लीमेंटेशन में है और अब वो ऐसी स्टेज पे आ गए हैं कि उनके रेवेन्यू रिकॉग्निशन जो है वो होना लाजमी है। अभी तक इसकी परफॉर्मेंस अच्छी इसलिए नहीं दिख रही थी कि उन प्रोजेक्ट्स के रेवेन्यू रिकॉग्निशन नहीं हो रहे थे, अब वो रेवेन्यू रिकॉग्निशन होंगे तो आप देखेंगे कि FY16 में जबरदस्त प्रॉफिट में रह जाएगा और आप देखेंगे करीब करीब अर्निंग 20 रुपए की आ जाएगी। 2017 में ये अर्निंग बढ़ के 40 रुपए के आसपास तक हो जाएगी और इन चीजों को देखते हुए इसमें बहुत पोटेंशियल है। उससे भी ज्यादा पोटेंशियल इस बात को देखते हुए है कि कंपनी के अगर हम एसेट्स का एक रफ कैलकुलेशन करें तो NAV इस शेयर की आती है करीब करीब 1000 से 1100 रुपए। 1000 से 1100 रुपए NAV जो कंजर्वेटिव बेसिस पे आती है, ऐसा शेयर आपको अभी करीब 130-135 के आसपास मिल रहा है, तो मैं समझता हूं बहुत अट्रैक्टिव है। अगर NAV को मैं 50% भी डिस्काउंट कर दूं, 66% भी डिस्काउंट कर दूं तो 2 साल में भाव 3 गुना या उससे ज्यादा दिखाई देता है। तो डेफिनेटली इस शेयर को भी लेके आप लॉन्ग टर्म के लिए भूल जाइए। जबरदस्त वैल्यूएशन दिख रहे हैं अजमेरा रियल्टी में। यहाँ से
3 गुना होने का पोटेंशियल है। 1000 रुपए से लेकर 1100 रुपए की एनएवी है इस स्टॉक की, यानी कि बेहतरीन अपसाइड बन सकती है इस स्टॉक में। और बायोकॉन जो कि एक डिराइव्ड स्टॉक जनरली हम मानकर चलते हैं कि इस स्टॉक की रिसर्च तो सब जगह मिल जाती है, लेकिन यहां पर भी जो पोटेंशियल बता रहे हैं मिनिमम 1000 रुपए का, और कुछ जो इनके मॉलिक्यूल्स हैं, कुछ और रिसर्च जो अगर सही साबित होती है तो स्टॉक में जबरदस्त पोटेंशियल बन सकता है, ऐसा मानना है शर्मा साहब का। शर्मा साहब कोई डिस्क्लोजर आप देना चाहेंगे जाने से पहले? जी हाँ, बायोकॉन मेरे पोर्टफोलियो के अंदर बहुत लंबे समय से है और बहुत लंबे समय तक रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी हमारे लिए समय निकालकर अपनी राय देने के लिए। इन दोनों ही काउंटर्स पर एक बार फिर आपको लिए रिकैप कर दे। बायोकॉन है शर्मा जी की पसंद, 1000 का टारगेट, और अजमेरा रियल्टी जहां पर भी ये मल्टी बैगर रिटर्न देगा, बम्पर रिटर्न देगा, 400 का टारगेट शर्मा जी ने दिया है आज इन मल्टी बैगर स्टॉक आइडियाज में। ऐसे ही शेयर आपको मिलेंगे सिर्फ सीएनबीसी आवाज पर, तो ट्यून इन जरूर करिएगा आगे भी। लेकिन फिलहाल सेंसेक्स निफ्टी की चाल आपके लिए एक बार फिर हाजिर करते हैं। ज्यादा कुछ बदलाव नहीं है, सेंसेक्स 20 अंक ऊपर ही है। कुछ काउंटर्स आपको बता दें जहां से आज दबाव देखने को मिला है। गेल है, डॉक्टर रेड्डीज, M&M, टाटा मोटर्स, तो ऑटो कंपनियों में बिकवाली का दबाव बना हुआ है। टीसीएस नतीजों से पहले जो इस हफ्ते आने वाले हैं 16 तारीख को, ये काउंटर फिर से मुनाफा वसूली के घेरे में। हिंडाल्को, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, मारुति, कोल इंडिया, ये दूसरे शेयर हैं जहां पर हम देख रहे हैं बिकवाली का दबाव बना हुआ है। वहां से ज्यादा कुछ रिस्पाइट मार्केट को नहीं मिल रहा है। तो बाजारों ने एकदम शांत शुरुआत की है हफ्ते की, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों ने पिछले हफ्ते का मुंह आज भी बरकरार रखा है। लीडरशिप वहीं से आती दिख रही है और ब्रॉडर मार्केट में खरीदारी का माहौल। पहला सौदा में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। आगे नजरें रहेंगी कमोडिटी मार्केट की ओपनिंग पर। नमस्कार।